सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे लुओ फेंग अर्थ में पहुंच जाता है, जहाँ जो इमिग्रेट्स आए थे अर्थ पे रहने के लिए ये लोग यहाँ पे मनमानी करने लगे थे, लेकिन लुओ फेंग यहाँ आते साथ ही सभी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। साथ ही जो विंग मास्टर होता है लुओ फेंग उसकी अकल भी ठिकाने लगा देता है। और यहाँ पे केओस सिटी लॉर्ड ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था जिसके मुताबिक कि अब से चाहे वो इमिग्रेट्स हो या फिर ह्यूमंस हो, कोई भी अपनी अपनी टेरिटरी के अलावा किसी दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकता। और अगर कोई जाता है तो पहले उसे सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अपने इमोर्टल ग्रास को वो यही छोड़ जाता है, यानी कि अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए, और लुओ फेंग निकल पड़ता है डीमन हैंड किंग से बदला लेने के लिए। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन हैंड किंग के सामने होता है और वो यहाँ पर बार बार लुओ फेंग से यही कह रहा था कि हम तो पहले कभी मिले नहीं, तो सीनियर मुझे बताइए कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे आप इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए। कि तभी लुओ फेंग की स्पेस रिंग से बार बार एक ही वॉइस उसे सुनाई दे रही थी कि लुओ फेंग इसे मार दो, इस घटिया इंसान को जीने का कोई हक नहीं। अब यहाँ पे अपने स्टार ग्रास का यूज करते हुए लुओ फेंग इसे पूरी तरीके से जकड़ लेता और कहता है कि लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे जैसे वो इसे जकड़ता जाता है, ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मेरी गलती क्या है, जिस पे लुओ फेंग यहाँ अपना हेवेंस्केपिंग शटल को बाहर निकालता, जिसे देखते साथ ही ये भी हैरान था कि तभी वो यहाँ से एस्केप करने को देखता है। बाबा यहाँ पर बार बार लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग प्लीज मुझे बाहर आने दो, मैं इसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। जो सुनकर लुओ फेंग इमीडिएटली इसे बाहर निकालता है, पर बाबाता को देखते साथ ही वो पहचान जाता है कि बाबाता किस रेस से बिलोंग करती है और वो हैरानी के साथ कहता है कि अच्छा अब मैं सब कुछ समझ गया। अब यहाँ पे हम बाबाता को देखते हैं जो कि गुस्से से तिलमिला रही थी, उसे सब कुछ याद आने लगता है और तभी वो मैकेनिकल क्लैन का हार्ट ऑफ इवोल्यूशन को बाहर निकालता है, जो कि एक मैकेनिकल क्लैन का ट्रेजर है, एक ऐसा ट्रेजर जो कि इंटेलिजेंट लाइफ को बॉडी प्रोवाइड करा सकता है, यानी कि उसे एक फिजिकल फॉर्म भी दे सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाबाता भी फिजिकल फॉर्म में आने लगती है और फिर धीरे धीरे इसका फिगर बनने लगता है और लुओ फेंग बताता है कि अब से बाबाता भी कल्टीवेट कर पाएगी और सिर्फ यही नहीं वो इवॉल्व भी हो पाएगी। यहाँ पे बाबाता जैसे ही अपनी न्यू बॉडी में आती है फिजिकल अपीयरेंस में, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अगले ही पल वो गुस्से के साथ अपने वेपन को लेके खड़ी हो जाती है। और लुओ फेंग बताता है कि ये जो हार्ट ऑफ इवोल्यूशन है इसे मैंने इसीलिए यूज किया ताकि बाबाता अपने दुश्मन की जान खुद अपने हाथों से लूं। और बाबाता उठाती है अपना वेपन और सीधा उस पे दे मारती है, लेकिन इसकी बॉडी बार बार रीजनरेट होने लगती है, तो लुओ फेंग बाकी का काम कर देता है। वो लगातार उसे मारता रहता है तब तक मारता है जब तक ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। और जैसे ही उसकी बॉडी यहाँ से डिसअपीयर होती है, बाबाता यहाँ घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम सबने देखा, डीमन हैंड किंग मारा जा चुका है, मैंने हमारा बदला ले लिया। आपको याद है आपने कहा था कि हमारी जो लेगेसी है इसे कायम रखना, लेकिन मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि मैं लुओ फेंग को कभी भी हमारे दुश्मन का नाम बता सकूं। यहाँ पर ये सारी बातें कहते हुए बाबाता इमोशनल हो जाती है। बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी भी हमारा बदला ले पाऊंगी, मुझे लगा ही नहीं था कि ये दिन कभी मेरी जिंदगी में आएगा भी। ये कहते साथ ही वो फूट फूट के रोती है कि तभी लुओ फेंग उसके पास आकर उसे कंसोल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी अपनी फीलिंग है, तुम्हें पूरा हक है कि तुम इसे फील करो, जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो तुम रो सकती हो। बाबाता यहाँ पे अपने सारे साथियों, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने से क्लोज वंस को याद करते हुए और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वो हुआ रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्लेनेट के बारे में लुओ फेंग हमें बताता है और बताता है कि ये जगह तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से यूनिवर्स बना हुआ है और यहाँ की जो स्पीशीज है वो भी काफी ज्यादा रेयर है और कुछ ऐसे रेसेस भी हैं जो कि तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, जिन्हें की दाओ कुन कहा जाता है। और जो दाओ कु है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जिनका नेचर भी प्योर है, लेकिन ये लोग फिर भी बहुत ज्यादा ब्लड थर्स्टी है। और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत डीपली एक दूसरे से यूनाइटेड है, यानी कि इनके बीच में एकता और भाईचारा काफी ज्यादा है। और ये लोग इनेट आइस कोल्ड एनर्जी से पैदा हुए हैं जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड होती है। ये लोग हरफन वालों मिजाज के होते हैं, लेकिन ये लोग ह्यूमन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही मेरी जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड मेटल प्लेट है वो यहाँ इसी आइस प्रिजन स्टार बेल्ट में मौजूद होगा, जो कि वो हुआ व्हील रियलम के अंडर में आता है। अब यहाँ पर वो बताता है कि हालांकि यहाँ पर बहुत से ऐसे आइस प्लैनेट्स हैं और हमें हर एक को छान मारना होगा, तब जाकर हमें वो जो थर्ड ब्लैक मेटल प्लेट है वो मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरो किंग है और किंग तियानज़ेन ये लुओ फेंग को असिस्ट करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि तभी लुओ फेंग यहाँ पे किंग तियानज़ेन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एक सर्वेंट को मेरे
साथ चलने का ऑर्डर दो जो कि इस माहौल में ढल सके। अब यहाँ पर वो एक बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि आइस गोड किंग है, और यहाँ पे वो जैसे ही बाहर आता है किंग तेंजिन उसे ऑर्डर देता है और कहता है कि आज से तुम मेरे मास्टर को यानी कि लुओ फेंग को फॉलो करोगे, जिस पे वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लुओ फेंग को भी मास्टर कहता है। जिसके बाद लुओ फेंग उससे कहता है कि मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स तुम्हें भेज दिए, लेकिन हाँ तुम्हें अपनी जगह पे तैनात होना है और हमेशा जो माइक्रो डिटेक्टर है इसे ऑन रखना है कि कोई भी तुम्हें ढूंढ ना पाए और तुम यहाँ पे छुपे रहो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काम में लग जाता है और यहाँ एक प्लेनेट की तरफ ये रवाना हो जाता है, और जहाँ वे आते साथ ही सबसे पहले लुओ फेंग का दिया गया उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है और तभी कहता है कि यार यहाँ पे कितनी ज्यादा ठंड है। लेकिन फिर वो उछलते कूदते कहने लगता है कि मेरे मास्टर के मास्टर ने मुझे कहा है कि मुझे किसी ब्लैक कलर की मेटल प्लेट को ढूंढना है, और समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहाँ और किस जगह पे छिपा हुआ होगा। अब वो इस जगह को एक्सप्लोर करता है जहाँ पर वो एक केव के पास पहुँचता है कि तभी लुओ फेंग दाओगो क्लैन के जो 2 लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी यहाँ किसी चीज को ढूंढते हुए आए हैं कि तभी यहाँ पर एक लड़की जो होती है वो अपने पीछे पलट के देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो अपनी सिस्टर से कहती है कि सिस्टर कितने अरसे से हमारे पास कोई भी आइस स्क्रिप्चर मौजूद नहीं था, जिस पे वो कहती है कि चिंता मत करो, हमें जल्द ही कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ से ये कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती है कि तभी वो जो मंकी था वो बाहर निकलता है, जिसे देखते साथ ही लुओ फेंग उससे कहता है कि ये लोग अब जा चुके हैं, तुम अपने काम में लग जाओ। जो सुनते साथ ही वो भी बाहर आता है और आते साथ ही अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से काफी दूर निकल जाता है, और ऐसे ही लगातार ट्रैवल करते करते बादलों के बीच से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा पैलेस टाइप का नजर आता है, जो देखकर लुओ फेंग और ये मंकी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और लुओ फेंग कहता है कि क्या इस प्लेनेट के अंदर एक बहुत बड़ा आइस पैलेस मौजूद है। कि तभी जब ऊपर से हमें ये जगह दिखाई जाती है तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चारों तरफ आइस वॉल्स के बीच में एक बहुत बड़ा जायंट पैलेस मौजूद है। अब यहाँ पे हम उसी आइस मंकी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मास्टर के मास्टर, यहाँ पर मुझे बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक बीइंग इसके अंदर मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। लुओ फेंग भी समझ जाता है कि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, तो वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें अब और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से बाहर निकलो और पूरे के पूरे प्लेनेट को स्कैन करो। अब यहाँ उसका ऑर्डर पाते साथ ही वो यहाँ वापस से लुओ फेंग के इस डिवाइस को बाहर निकालता है और पूरी जगह को स्कैन करता है, और यहाँ पे लुओ फेंग की स्क्रीन के सामने रिपोर्ट पहुंच जाती है, जहाँ पर लुओ फेंग को पता चलता है कि इस प्लेनेट का जो सरफेस एरिया है वो पूरी तरीके से बर्फ से बना हुआ है। यहाँ पे लुओ फेंग थोड़ा सोचता है और कहता है कि शायद वो जो ब्लैक मेटल प्लेट है वो इस पैलेस के अंदर मौजूद होगा। अब यहाँ पे वो उस मंकी को कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम आगे बढ़ो और इस पैलेस के अंदर एंटर हो जाओ। अब यहाँ पे मास्टर का ऑर्डर था, तो वो कैसे डिनाई करता। अब वो तेजी से उस पैलेस के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पे आते साथ ही वो लुओ फेंग से कहता है कि मास्टर के मास्टर, आपका ये बंदर अंदर आ चुका है, अब बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ। अब लुओ फेंग से कहता है कि करना क्या है, तुम्हें जाके वो ब्लैक मेटल ढूंढना है। यहाँ पे ये जो मंकी था ये हर एक चीज को स्कैन करते हुए पूछता है कि क्या ये है, क्या ये है। ओह नहीं, फिर तो जरूर यही होगा। पर लुओ फेंग उसे बार बार मना करता है और कहता है कि बस तुम पूरे जगह को स्कैन करो, जब वो चीज मुझे दिखेगी मैं खुद बता दूंगा। मैं बेचारा ये मंकी पूरे के पूरे पैलेस को छान मारता है और हर एक कोने में ये जाता है और हर एक चीज को उठा उठा के चेक करता है, लेकिन लुओ फेंग हर एक चीज को मना करता है। यहाँ पे ये जो मंकी था ये एक और जगह पे जाता है, जहाँ पर वो भी कहता है कि मास्टर आखिर वो चीज फिर कैसी हो सकती है। अब बेचारा सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से उस पे हमला हो जाता है, और ये वो दोनों ही सिस्टर में से एक थी जो कि कहती है कि यहाँ पर एक आउटसाइडर आ चुका है, और जैसे ही वो उस पर अटैक करती है पूरी तरीके से बेचारे मंकी को वो फ्रीज कर देती है और लुओ फेंग से उसका कनेक्शन भी कट जाता है। और लुओ फेंग समझ जाता है कि अंदर जाना कितना ज्यादा खतरनाक है, एक बार जिसने पैर रखा उसे डिस्कवर कर ही लिया जाएगा, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे लुओ फेंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आखिर वो अंदर जाए तो जाए कैसे, वो भी बिना इनकी नजरों में आए। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसके बाहरी एरिया को देखते हैं, जहाँ पर ये लुओ फेंग आ चुका था। और तभी लुओ फेंग जैसे तैसे करके एक रास्ते को मैनेज कर लेता है और यहाँ अपने क्लोन को भेज देता है, जहाँ पे आते साथ ही वो इस जगह को बहुत ही केयरफुली स्कैन कर रहा था। और लुओ फेंग सबसे पहले दाओगो रेस के लोगों की तरह अपना गेटअप ले लेता है और आगे फ्लाई करता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसे रोकती है। लुओ फेंग ये सुनते साथ ही बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो यहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, और वो यहाँ पर उसे कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर उस आउटसाइडर को देखने के लिए आए हो। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है रूवू। लुओ फेंग इससे पहले कि कोई जवाब दे पाए वो पकड़ती है इसका हाथ और सीधा उसे इस आइस प्रिजन के बिल्कुल सेंटर में ले जाती है। और यहाँ पे हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि किसी थ्रोन पे बैठी हुई थी, और उसे देखते साथ ही ये जो दूसरी लड़की थी यानी कि रू, वो कहती है कि ये टीचर तालाशा, जरा देखिए मैं किसे लाई हूँ। यहाँ पर उसकी जो टीचर होती है वो भी उसे रिकॉग्नाइज करती है और कहती है
कि फाइनली तुम आ ही गई। वो लड़की यानी कि रूह वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हुई कहती है कि हाँ मैं उस आउटसाइडर को देखने के लिए आई हूँ, बताइए आखिर वो कहाँ पे है। जिसपे उसकी टीचर स्माइल करते हुए कहती है कि ये जो आउटसाइडर है ना, ये बस यहाँ पर हमारे आइस प्रिजन स्टार स्टोन और जो आइस प्रिजन ड्यू है उसके लिए आते हैं, और ये सारे के सारे बेवकूफ आते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन हमेशा के लिए हमारे जाल में फंस के रह जाते हैं। कि तभी आइस मंकी को दिखाती है और बताने लगती है कि जरा इसे देखो, ये अभी हाल ही में यहाँ पे आया था और ये बेसिकली याओ क्लैन से बिलोंग करता है और शायद से ये ज्यादा ताकतवर भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये मर्क्यूरियस लेवल पे होगा। यहाँ पे लुओ फेंग भी ये सारा नजारा देख के हैरान था कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि हजारों क्लैन के बहुत से लोग मौजूद थे जो कि बेचारे बर्फ में जम के रह गए थे। और वो अपने मन में कहता है कि दाऊ को रेस के लोग दिखने में भले ही अट्रैक्टिव लगे लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा रूथलेस हैं और ये लोग बस एक दूसरे से ही प्यार और इज्जत से पेश आते हैं। आउटसाइडर के लिए तो ये लोग किसी नाइटमेयर से कम नहीं। कि तभी हम रूवू को देखते हैं जो कि कहती है कि क्या वाकई में ये एक आइस मंकी है, मैं तो पहली बार किसी को ऐसे देख रही हूँ, मैंने आज से पहले जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। और वो उसे बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि वैसे एक बात बताऊं, ये दिखने में कितना ज्यादा अगली है। बेईफा तुम्हें भी लगता है ना कि ये बहुत ही ज्यादा भद्दा है। कि तभी लुओ फेंग कोई भी जवाब नहीं देता, जो सुनकर वो लेडी पलटती है और कहती है कि बेईफा क्या तुम सुन भी रहे हो। यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खोया था और वो कहता है कि अगर इन लोगों ने मेरी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर लिया तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। कि तभी रूह उसके सामने आकर उसे प्रेजेंट टाइम में लाती है और कहती है कि कहाँ खो गए, मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे, क्या तुम्हारा ध्यान किसी चीज ने भटका दिया है। कि तभी यहाँ पर उसकी टीचर भी आ जाती है। वो लुओ फेंग को बहुत ही टेढ़ी निगाहों से देखती है और उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाती है। ये देखकर लुओ फेंग इमीडिएटली अपनी मुट्ठी को टाइट करता है क्योंकि किसी भी वक्त उसकी आइडेंटिटी रिवील होने वाली थी। लेकिन ये जो लेडी थी यानी कि तालाशा, वो उसके सिर पे हाथ फेरती हुई कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम किसी चीज से परेशान हो। लुओ फेंग यहाँ पर नाटक करता है और कहता है कि मेरा मूड बस ठीक नहीं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता। जिसपे तानाशाह भी कहती है कि ठीक है, अगर इसका मन नहीं तो हमें इसे फोर्स नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुम लोग यहाँ पे अपना ख्याल रखना क्योंकि मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में जाना है, वहाँ पर मुझे मेरा कुछ काम है जिसे कि कंप्लीट करना होगा। अभी यहाँ पर हम रूवू को देखते हैं जो कि बेईफा यानी कि लुओ फेंग के पास जाकर कहती है कि क्या तुम सीक्रेट आर्ट हॉल में जाना चाहते हो, चलते हैं ना, वहाँ पे हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसपे लुओ फेंग समझ जाता है कि यार अगर मैं ज्यादा लोगों के बीच में गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो कहता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। जिस पे यहाँ पे रूवू कहती है कि ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, और वो यहाँ से चली जाती है और लुओ फेंग अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये लोग आइस पे स्केटिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम टीचर तालाशाह को देखते हैं जहाँ पर वो किसी के सामने से आता हुआ देखती है और ये असल में रियल वाला बेईफा होता है। और तभी वो कहती है कि इसे तो अभी मैंने पैलेस के अंदर देखा था। कि तभी यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उस जगह को पूरी तरीके से स्कैन करता है एंड देन फाइनली उसे वो मेटल प्लेट भी मिल जाती है। वो कहता है कि अब बस मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लुओ फेंग निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी इजीली ये चीज मिल गई। कि तभी यहाँ पर जो टीचर तालाशाह है वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि एक आउटसाइडर यहाँ पे आ चुका है, और तभी वो लुओ फेंग के सामने थी। कि तभी जैसे वो लुओ फेंग पे अटैक करती है, लुओ फेंग यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है, जो देख के वो हैरान थी और कहने लगती है कि आखिर ये कहाँ गया, इसे तो मैं मेरे डिवाइन सेंसेस के थ्रू भी सेंस नहीं कर पा रही, न जाने ये कितनी दूर निकल गया होगा। कि तभी यहाँ पर उसके एल्डर की आवाज आती है। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ से सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि शुक्र है कि मेरे पास ये डीमन किल लाइन का क्लोन मौजूद था। कि तभी लुओ फेंग यहाँ से एस्केप करके अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ताकि ये लोग इसे सेंस ना कर पाए। और यहाँ हम तभी देखते हैं कि जो एल्डर था वो भी आ जाता है और वो अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से लुओ फेंग का पता लगा लेता है और वो समझ जाता है कि वो यहाँ से वहाँ बाकी के जो प्लैनेट्स है उनके जरिए से लगातार एस्केप कर रहा है। वो भी अपने क्लोन्स को बनाता है और कहता है कि लड़के, तुम्हारी स्पीड कितनी भी तेज हो लेकिन मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। यहाँ पे लुओ फेंग एक एक करके बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स के ऊपर टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से दूर जा रहा था। यहाँ पे ये बंदा इतनी कोशिश करता है लेकिन वो लुओ फेंग को पकड़ नहीं पाता और वो कहता है कि वाकई में ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। लेकिन तभी वो अपने डिवाइन सेंस को प्लानिटरी लेवल पे पहुंचाता है एंड देन फाइनली वो समझ जाता है कि लुओ फेंग कहाँ पे टेलीपोर्ट होके अपीयर होगा और वो उससे पहले वहाँ पे आ जाता है। कि तभी वो यहाँ पर लुओ फेंग पे प्रेशर डालता है और उसकी स्पेस रिंग को भी अपने पास रख लेता है। लेकिन लुओ फेंग हंसते हुए कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। यहाँ पे वो बंदा समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि असल में लुओ फेंग जब ऐसे टेलीपोर्ट कर रहा था तो उसने असल में उस मेटल प्लेट को एक एस्ट्रॉइड के ऊपर रख दिया था, जहाँ पे जाकर किंग तियानजन ने उसे रिसीव कर लिया और फिर उसने लुओ फेंग को वो चीज दे दी। कि तभी लुओ फेंग काफी ज्यादा खुश था, लेकिन यहाँ उसके पीछे वही लेडी आ जाती है और कहती है कि कितने कमाल की बात है, तुमने एक यूनिवर्स वेनरेबल को बेवकूफ बना दिया। जिसके बाद वो लुओ फेंग को पकड़ के अपने लोगों के पास ले जाती है एक कैदी की तरह। सभी लोग इसे देखकर कहते हैं कि इसे तो जान से मार देना चाहिए। अब
यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों लीडर्स होते हैं ये आपस में सहमति बनाते हैं और कहते हैं कि इसे हम धीरे धीरे टॉर्चर करके मारेंगे और फिर आइस प्रिजन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। अभी लोग कह रहे होते हैं कि एक बार ये इसके अंदर चला गया फिर तो ये मारा जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अच्छा तो ये वही प्रिजन है जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, के अंदर बहुत से पावरफुल बीइंग्स को इन लोगों ने ट्रैप करके रखा है। अब यहाँ पे हम उसी फीमेल लीडर को देखते हैं जो कि कहती है कि ह्यूमन तुमसे दोबारा कभी भी मुलाकात नहीं होगी। ये कहते साथ ही वो लू फेंग को उस आइस वॉर्टेक्स के पीछे फेंक देती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।